हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग एपिसोड 1 ऑफ द रियल स्टोरी। देखो, हर रविवार को मैं एक शो करता हूं जिसका नाम है द संडे शो, जहां मैं आपको हफ्ते की सारी खबर हास्यात्मक तौर पर बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन बीते हफ्ते एक ऐसी खबर आई जो मैंने आपको नहीं बताई। सोचा कि जब मौका मिलेगा तो आपको उस पर पूरा एक एपिसोड बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये जितनी शॉकिंग थी उतनी ही वियर्ड भी थी। नहीं, मैं बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जब दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए थे कि वो अपने राज्यों में जो उनके सेक्स वर्कर्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनको राशन कार्ड और आधार कार्ड इशू करें। अब ये न्यूज मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सुनने में बड़ी अजीब लगी। मतलब राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस की तरह है ना, सबके पास ही तो होती है। इनफैक्ट जब मैंने अपने दोस्तों को या अपने इनर सर्कल के लोगों को ये बात बताई तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। उनको भी ये हजम करने में बड़ी मुश्किल हुई कि हमारे देश में एक ऐसा तबका भी है जिसके ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। ये क्या बात करता है यार। रेड लाइट एरियाज, एक शहर की वो जगह जहां वहां के प्रोस्टिट्यूट्स या सेक्स वर्कर्स रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां के बस नाम में लाइट है, जिंदगियों में बहुत अंधेरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जीबी रोड, कमाठीपुरा, सोनागछी, बुधवारपेट, मीरगंज, इन गलियों में ऐसी क्या मजबूरी बसती है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को आकर इनके मानवाधिकार या इनके फंडामेंटल राइट्स की गुहार लगानी पड़ी। इस वीडियो में यही जानेंगे। अब जब भी हम सेक्स वर्कर की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि एक्टिविस्ट भी दो गुटों में डिवाइडेड हैं। एक वो जो सेक्स को वर्क समझते हैं और जो इसके डीक्रिमिनलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ये सेक्स वर्कर टर्म यूज करते हैं। और दूसरे वो जो इसको कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन बताते हैं और बोलते हैं कि महिलाओं को वुमेन इन प्रोस्टिट्यूशन बोलना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मेरा फोकस लीगलाइजेशन डिबेट पर कम, सेक्स वर्कर के द्वारा फेस की जा रही प्रॉब्लम्स पर ज्यादा होगा। विद दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको सेक्स वर्क में इन्वॉल्व्ड महिलाओं के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए दैट दे आर सोशली स्टिग्मेटाइज्ड एंड लीगली ओप्रेस्ड कम्युनिटी। है कि सोशल अम्मा लीगल प्रेशर, क्या मतलब? सोसाइटी, समाज, हमारा समाज जो मर्डर वर्ड से ज्यादा सेक्स वर्ड से डरता है। अरे 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 अरे, क्या भरी सभा में संभोग की बातें कर रही है? हम बंद कमरे में कर नहीं पा रहे हैं, यहां पर अश्लील है लौंडा। और ये स्टिग्मा इसलिए भी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेक्स और एजुकेशन तो बहुत ज्यादा है, पर सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। मतलब इंडिया में सेक्स एजुकेशन और जॉब्स का बिल्कुल एक सेम सीन है। जितनी इसकी जरूरत है उतनी ही इसकी कमी है। और ये तो देखो, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी का कहना है, बेटा इज्जत ही औरत का गहना है। अब ऐसे में हमारी सोसाइटी में सेक्स वर्कर को सही नजरों से नहीं देखा जाता है। उन्हें हमारे समाज से अलग रखा जाता है या कहें तो सोशली आउटकास्ट कर दिया जाता है। इनफैक्ट मोरल पुलिसिंग इतनी है कि इन पर जो लॉ बना है ITPA, उसके नाम में ही इमोरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा नहीं है कि बीते कुछ सालों में इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया है हमारी सरकारों ने। इनके लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं, बट उनमें भी कई सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आई सेट डाउन विद मीना शेषु, सीजन एक्टिविस्ट जो पिछले 30 सालों से सेक्स वर्कर राइट्स के लिए सेक्स वर्कर्स के साथ काम करती हैं और अपने NGOs के थ्रू उनको हेल्प करने की कोशिश करती हैं। HIV एड्स में हम लोग शुरू किए तो 91 में शुरू किए थे। और जब हम ये समुदाय के साथ काम करने लगे तब हमको समझ में काफी चीज आने लगा। एक चीज ये आने लगा कि कोई इनका सुनता नहीं, जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। And now besides social stigma, sex workers also face a lot of legal troubles in the country, which we will discuss in a bit. अब इससे पहले हमें इनकी बायोग्राफी समझें, हमें इनकी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। Who are they? Where do they come from? How did they land up here? हिंदी में कहें तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दरअसल इंडिया में लाखों सेक्स वर्कर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 2004 में ही इंडिया में करीब 30 लाख सेक्स वर्कर्स थी। एंड इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस अगर मैं ये बोलूं कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं या तो दलित थी या तो पॉवर्टी लाइन के नीचे से आती थी। बट हियर इज द सैड पार्ट, इस रिसर्च ने यह भी पाया कि इनमें से जितनी भी लड़कियों को सर्वे किया गया था, इनमें से 36% लड़कियां अंडर एज थी। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग एंड यू आर राइट। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं या लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में 4 से लेकर 6 करोड़ महिलाएं
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं और इनमें से 95% प्रोस्टिट्यूशन में आ फंसती हैं। क्या मतलब सब ट्रैफिक जैम में फंस के आती हैं? अपनी मर्जी से भी करती हैं, पता है हमको। गए नहीं है, जानकारी तो रखते ही है ना। लेकिन सही बात है, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस काम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद आता है। कुछ महिलाएं ये काम अपनी मर्जी से भी करती हैं। और अगर अब आपके मन में ये और सवाल आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता ये वाला, कोई तो मजबूरी होगी। तो आप भी सही हैं, क्योंकि 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के कुछ स्टूडेंट्स ने लगभग 5000 सेक्स वर्कर्स का सर्वे किया था और पाया था कि सेक्स वर्क में आने से पहले इन महिलाओं ने लगभग 250 अलग अलग प्रोफेशन ट्राई किए थे। किसी ने मजदूरी की थी, किसी ने सब्जी बेची थी, किसी ने हाउस हेल्प का काम किया था। लेकिन सेक्स वर्क में आने के बाद इनकी इनकम में एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, जो इनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए काफी जरूरी था। मतलब कि मर्जी भी थी और मजबूरी भी। See, for women to leave sex work, the only way that they can actually do it is if they can make themselves financially stable. Because they will leave sex work and go where if they're not financially stable? So if they have that in mind, they'll have to create a space where they can become financially stable and then leave. Now notice every time I'm equating the word महिलाएं for sex workers, क्योंकि मेल प्रोस्टिट्यूशन को हमारा लॉ अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। भाई इसका मतलब ये नहीं है दैट मेल प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अ थिंग, एंड ऑल्दो वेरी स्मॉल इन नंबर कंपैरेटिवली, बट मेल और ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे देश के लॉ के मुताबिक हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट्स प्राइवेटली तो सेक्स वर्क कर सकती हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, यानी कि जो ब्रॉथल्स हैं वो इलीगल हैं। इसलिए जो ब्रॉथल्स में रह रही महिलाएं हैं उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एंड सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोस्टिट्यूशन में ज्यादातर महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे कि आधार कार्ड नहीं होता, पैन कार्ड नहीं होता, वोटर आईडी कार्ड नहीं होता, जिसकी वजह से इनके बैंक अकाउंट नहीं खुल पाते। और क्योंकि इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई सरकारी स्कीम का वो फायदा उठाएं भी कैसे? ओ समझा। Now another aspect of a sex worker's life is sexually transmitted infection या STI। हाँ, एड्स। देखिए ये सच बात है कि बाकी लोगों के मुकाबले सेक्स वर्कर्स को HIV इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इनफैक्ट 2014 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा किए गए एक सर्वे में भी पाया गया था कि इंडिया में लगभग 1.5% सेक्स वर्कर्स को HIV है। अब इसके अराउंड भी एक स्टिग्मा है, और वो ये है कि पहले तो इन महिलाओं को इन डिजीजेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, और अगर ये HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सरकारी अस्पतालों में जाकर एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स नहीं ले पाती, क्योंकि अगेन इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो इट्स अ विशियस साइकिल। देखिए, जब भी कोई पब्लिक इमरजेंसी आती है तो इस कम्युनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बैंक अकाउंट ना हो पाने की वजह से डिमोनेटाइजेशन के बाद भी सेक्स वर्कर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा था, और अब कोविड इंड्यूस लॉकडाउन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कोविड इन्फेक्शन के डर से लोगों ने रेड लाइट एरियाज में जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादातर सेक्स वर्कर्स की आमदनी पूरी तरीके से बंद हो गई। अब इनके पास क्योंकि कोई फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं था, तो इनको पिम्प्स और ब्रॉथल ओनर्स से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ गया, जिसकी वजह से ये कर्ज के एक बहुत गहरे दलदल में फंस चुकी हैं। हाल ही में पुणे के रेड लाइट एरिया बुधवार पेट में एक सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया कि 90% से ज्यादा सेक्स वर्कर्स ने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिए थे, जो शायद वो अपनी जिंदगी में अब कभी ना चुका पाए। Across 3 states, 90% of sex worker they found themselves in a debt bondage. Now, जिस व्यूअर को नहीं पता है कि debt bondage क्या होता है, तो होता क्या है कि जब किसी के पास इनकम सोर्स नहीं होता है तो वो बाजार से कर्ज उठा लेते हैं, और जो इस कर्ज का, क्योंकि इतनी डेस्परेट सिचुएशन में मांगा जाता है, तो इस कर्ज का जो ब्याज दर होता है वो काफी ज्यादा होता है। 4% नहीं होता, 5% नहीं होता, कभी 10% होता है, 20% होता है, 30% होता है, और इनकम सोर्स अगले महीने भी नहीं है। तो वो कर्ज जो है वो ब्याज ऐड होता जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट पे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि आप उसके एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाते हो, और आप वो चुकाने लायक ही नहीं होता, वो इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं डेट बॉन्डेज। It's 150%, not 5 and 10%. We are talking about very high percentage of interest, right? So How in much this per- situation, 150%. तो जैसे कि अगर मैंने आपसे 100 रुपए अभी उधार लिए हैं, मुझे आपको अगले महीने 150 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। correct. Then COVID comes, there's lockdown, there's no way of returning this money. So क्या होता है?
ब्याज के ऊपर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है. दिस इज अगेन माय इश्यू, राइट? You can't access anything through the systems, the institutions that are state regulated, such that you are actually covered by. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां बाकी मार्जिनलाइज सेक्शंस को सोशल स्कीम के थ्रू राशन बांटा जा रहा था, सेक्स वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया. और अगर आप महाराष्ट्र सरकार को छोड़ दें तो केंद्र से लेकर किसी भी राज्य की सरकारों ने अपने सेक्स वर्कर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस या राशन प्रोवाइड नहीं किया था. तो गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये है कि सॉल्यूशन क्या है. क्योंकि अगर मौजूदा हालात को देखें तो वो तो इतने खराब हैं कि 99% सेक्स वर्कर अपना काम छोड़ना चाहती हैं. वो एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन चाहती हैं, वो एक बेहतर जिंदगी चाहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. एक लंबे समय से जो डिबेट चली आ रही है वो है सेक्स वर्क को डीक्रिमिनलाइज करने की. और ये डिमांड खुद कई सारी सेक्स वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस ने ही की है. इन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि सेक्स वर्क को अगर लीगल कर दिया जाए, यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को हटा दिया जाए, तो इन्हें भी बाकी प्रोफेशंस की तरह एक मिनिमम वेज मिल सकती है, हेल्थ बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सरकारी स्कीम्स के फायदे मिल सकते हैं, वो अपने वर्क प्लेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, हैरासमेंट से बच सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से बच सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यहां तक कि बांग्लादेश में सेक्स वर्क लीगल है. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में तो सेक्स सर्विस की एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है. अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है. दरअसल सरकार इस विंटर सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली थी जो पोस्टपोन हो चुका है, जो ये बिल इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बारे में बात करता है. लेकिन इस बिल में भी एक प्रॉब्लम है. The first thing they discuss is violence. Because of the stigma, because of the discrimination, there are lots of human rights violations that happen against them. So they are a community that are so deeply stigmatized and deeply discriminated against, that they face a lot of violence, which is just so unfortunate and not needed. There's a huge raid actually at this point of time in Nagpur as we speak, because the SP of Nagpur has decided that sex work should stop. So he's barricaded the entire community. Okay, this is the same group that was given money by the Maharashtra government, the 15,000 rupees, right? As COVID relief, recognizing that you're in Vaishya Vyavasay. But the police officer decided that sex work should stop, that this is exploitation, this is criminal, very much within his parameters of the law, because he believes that brothels are illegal and you should close them down. अब हमारे देश में सेक्स वर्क को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कई अलग अलग ओपिनियन है. आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम सबको बता सकते हैं. लेकिन अगर एक बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो ये है कि ये कम्युनिटी कई समय से हमारे देश में स्टिग्मेटाइज्ड है और ओप्रेस्ड है, और हमारी सोसाइटी से कई ज्यादा बेटर डिजर्व करती है. एंड लीस्ट ऑफ ऑल इज रिस्पेक्ट. प्रोस्टिट्यूट्स, होर, रंडी, मैं इस शब्द को बीप नहीं करूंगा क्योंकि ये गाली नहीं है. ये शब्द उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो जिंदगी की हजारों नाइंसाफियों से लड़कर, दुनिया से भिड़कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती हैं. अगर गाली देना ही है किसी को तो उसे नेता बोलो ना, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, शरीर बेचना देश बेचने से तो बेहतर ही काम है. सोचिएगा इस बात को. तो ये था आज का एपिसोड. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और ऐसे टॉपिक्स मोनेटाइजेशन फ्रेंडली नहीं होते, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया, आप एक चैनल मेंबर भी बन सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. अगले वीडियो में मिलेंगे.